नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों का। देश भर में कोरोना मामलों में गिरावट के साथ राज्यों ने आर्थिक गतिविधियों को खोल दिया है। बार बार कोविड नियम जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन तीसरी लहर के खतरे के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। मानसून के देरी से आने के कारण भारत के उत्तरी हिस्सों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इसके कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पहाड़ी शहरों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सोशल मीडिया पर बिना मास्क के लोगों की भारी भीड़ की भयावह तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कोरोना नियमों का उल्लंघन केवल पहाड़ों पर नहीं बल्कि महानगरों में भी हो रहा है। मुंबई वापस पटरी पर लौट रहा है। हालांकि मॉल और मल्टीप्लेक्स अभी नहीं खुले हैं, लेकिन बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। लोकल ट्रेनों को अभी खोलना बाकी है, क्योंकि सरकार को डर है कि वे वायरस के सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। दिल्ली में भी कहानी वही है। कोविड मानदंडों के उल्लंघन के बाद लक्ष्मी नगर, लाजपत नगर और नांगलोई में बाजार बंद करने के बावजूद किसी ने सबक नहीं लिया। शहर के भीड़भाड़ वाले बाजारों का जब रियलिटी चेक किया गया तो ये पाया गया कि कोई भी दुकानदार या ग्राहक कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा था। भाईजान फर्क इतना पड़ा है, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है। काम है ही नहीं, पब्लिक है नहीं, खाने पीने वाले नहीं है, तो पब्लिक माल कहाँ से बिकेगा। पीछे से महंगाई इतनी आ रही है कि आते आते माल इतना महंगा हो जाता है कि वहाँ से चलता है 1 रुपए किलो तो यहाँ पड़ता है 10 रुपए किलो का आगे। वहाँ से आते रास्ते में इतना टैक्स पड़ता है, इतनी पुलिस का खर्चा देना पड़ता है बहुत ही ज्यादा, तो इससे महंगाई बहुत ज्यादा आती है। माल यहाँ पे इतना महंगा हो जाता है। कोई भी सब्जी ले लो मंडी में, सब्जी कोई इस टाइम मंदी नहीं है, सारी सब्जी बहुत ज्यादा महंगी है। जब लॉकडाउन चल रहा था तो समझ में आता था महंगाई है। अब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद भी वही हाल है। मद्दा कहीं पे नहीं आया, लॉकडाउन पे भी वही हाल है और खुल गया जब भी वही हाल है। अब फिर दोबारा सुनना है कि फिर लॉकडाउन लगने वाला है। ग्राहकों का क्या है, मंडी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ग्राहक नहीं आ रहे, माल उनका बिक नहीं रहा, आगे तो ग्राहक कहाँ से आ जाएंगे। उनका आगे बिक्री नहीं है, खाने पीने वाले नहीं है, तो कहाँ से माल बिकेगा भाई। इतनी महंगाई है बहुत ज्यादा। पेट्रोल तो भाई साहब ऐसा लगेगा कि पब्लिक बिकने वाली है, बिक चुकी है, बिकने वाला बच्चा ही क्या है। पब्लिक तो बिकी गई वैसे भी। गरीब इंसान है वो ही मर रहा, अमीर तो मर ही रहे हैं, गरीब तो सबसे ज्यादा। काम पे पेट्रोल डीजल पे क्या फर्क पड़ा बढ़ने का? भाई फर्क तो इसमें बहुत ज्यादा पड़ेगा। पहले आ रहा था, यहाँ से आ रहा था गाड़ी का 30-40 हजार भाड़ा, अब आ रहा है 70 हजार भाड़ा गाड़ी का। तो फिर डीजल और पेट्रोल महंगा होगा, इस वजह से तो महंगा भाड़ा बढ़ गया। इसी वजह से फिर सब्जी महंगी हो गई। अब सब्जी मद्दी, जब डीजल मद्दा होगा जब भी तो सब्जी मद्दी होगी। जब वहाँ से डीजल इतना महंगा हो गया तो फिर सब्जी कहाँ से मद्दी मिलेगी। तो कोरोना की तीसरी लहर की चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि उसके समय संक्रामकता, व्यापकता और घातकता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। इससे निपटने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र हथियार के रूप में दिख रही है। सरकार ने दिसंबर तक सभी 94 करोड़ वयस्कों को वैक्सीन की दोनों डोज देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तीसरी लहर में कोरोना से बच्चों के सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है। इन चुनौतियों को लेकर स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि कोरोना का संकट है जो 2 साल से लगातार हम इसे फेस करते आ रहे हैं। और जैसा कि खतरा शुरू हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पर लॉकडाउन का जल्दी से एक निर्णय लेके पूरी तरह से वो रोकने के लिए पूरी कोशिश की। और जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी लोगों तक पहुंचने चाहिए उसे रोकने के लिए वो पूरी तरह से एक जल्दी कोशिश भी की। और जब भी फर्स्ट वेव हो या सेकंड वेव हो तो लोगों को क्या परेशानी है उस पर काम किया गया। वो मेडिसिन है, वेंटिलेटर्स है, कुछ अभी ऑक्सीजन प्लांट्स है, ऑक्सीजन की सप्लाई है। तो इन मेन मुद्दों पर काम किया गया। लोगों की जानें बचाने के लिए पूरी तरह DCHC सेंटर हो, कोविड सेंटर्स हो, वो बढ़ाए गए। ICU बेड्स, मतलब एक कंपैरेटिवली देखें तो पिछले 70 सालों में उतनी हमारी स्ट्रांग नहीं थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, तो वो आज ज़्यादा पैमाने पर पहुंच रही है। उसमें ग्रामीण की तरफ भी उतना ही ध्यान दिया गया है। और मुझे लगता है आज ये
विश्वास के साथ हम काम करेंगे और जो जिम्मेवारी दी गई है एज अ डॉक्टर मैं पूरी तरह ज़रूर कोशिश करूँ। लेकिन मेरा आपके माध्यम से यही सभी को निवेदन है कि अभी भी हमारा खतरा गया नहीं है, तो जितनी हम हमारी सेफ्टी और हमारी हम खुद सुरक्षा के प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है थर्ड वेव तो आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हम ही है उसमें रोकने के लिए हर एक की जिम्मेवारी है। तो मास्क पहनना हो या सेफ्टी मेजर्स हो, 2 गज की दूरी हो, ये सब अभी भी हमें थोड़ी भी उसमें नज़रअंदाज कम ये नहीं करना है। तो मुझे लगता है ये छोटी बातें, बेसिक बातें हमेशा ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक लोगों तक पहुंचाई है। तो वैक्सीनेशन का भी बहुत अच्छा रिसर्च भी और फास्ट, आज जग में सबसे आगे भारत है वैक्सीनेशन देने में, कामयाबी के साथ। और फ्री वैक्सीनेशन, हर एक को फ्री वैक्सीनेशन मिले, इसका पूरा प्रावधान किया गया है, अलग से बजट भी दिया गया है। और वो मुझे लगता है लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश भी अच्छी तरह से की जा रही है पूरे राज्यों के थ्रू। तो मुझे लगता है ये सब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हर एक की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक सराहनीय कदम है। एक्टिव केसेस जैसे कि हम देखते हैं लॉकडाउन जब खुलता है, अनलॉक शुरू हो जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप फिर कई जगह पे भीड़ बढ़ती है। मुझे लगता है इसमें थोड़ी सावधानी, और जैसे कि लोगों को वही छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है। और मुझे लगता है वैक्सीनेशन का भी लोगों ने ज़्यादा वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान देकर कर लिया, तो वो भी एक सुरक्षा कवच ही रहेगा। और मुझे लगता है कि इस दिसंबर तक तो वैक्सीनेशन अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। और जैसे कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, यही हम सब प्रयास करें, भीड़ ना करें। और जो अभी म्यूटेशन, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो उसमें भी कुछ सिम्टम्स अलग अलग आ रहे हैं, तो ये एक चुनौती है, इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और उस पर भी काम कर रहे हैं। जी, डेल्टा का काफ़ी प्रभाव महाराष्ट्र में भी हुआ है। और आज के मैं ये कहूँगी कि आज केरल है, महाराष्ट्र है, केसेस बढ़े हुए हैं। जैसे कि सेकेंड वेव का डिक्लाइन तो शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी इन स्टेट्स में थोड़ा केसेस ज़्यादा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान देकर वहाँ पे केंद्रीय पथक का जाना हो, वहाँ पे देखना हो, फॉलोअप हो, फीडबैक लेना हो, तो ये सारी हेल्थ मिनिस्ट्री अच्छे से कर रही है। हमारे आदरणीय ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया ने आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और अच्छे से एक आज बजट भी पेश किया। तो मुझे लगता है ये सारी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से पूरी तरह ये रोकने के लिए कोशिश हो रही है कि कोरोना आगे ना फैले। तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री की प्रतिक्रिया आपने सुनी, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि हमें सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने लोगों से भी यही अपील की है, जबकि तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वो तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं कि किस कदर लोग अब लापरवाह हो गए हैं और उन्हें कोरोना की तीसरी लहर का कोई भी डर नहीं है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं। मुरारी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। ना सिर्फ हिल स्टेशन बल्कि जितने भी महानगर हैं वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन हो रहा है। महाराष्ट्र में अभी भी हालात ठीक नहीं है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि मुंबई में जगह जगह भीड़ अभी भी लगी हुई है। लोग इतनी लापरवाही आखिर क्यों बरत रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन नियमों का पालन करवाने में विफल साबित क्यों हो रहा है? मुरारी, संक्रमण की थोड़ी लहर कम हुई। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में नए गाइडलाइन के तहत दुकान खोलने की अनुमति दी थी। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक दुकान खोलनी थी, वो भी सारे प्रोटोकॉल के साथ। लेकिन मुंबई के दादर की बात करें, जो वासी की भाजी मार्केट की बात करें, बोरीवली मलाड की बात करें, तो इन इलाकों में सुबह से शाम तक जो भीड़ इकट्ठा होती है वो कहीं न कहीं साफ तौर पर कोरोना संक्रमण को दावत दे रही है। कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर
10 से 20 नहीं सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे वो भाजी मार्केट हो, फूल मार्केट हो या फिर शाम के वक्त लोग घूमने के लिए निकलते हैं। और यही वजह है कि जो मरने वालों का आंकड़ा है या फिर कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या, उसमें अगर एक बार फिर इजाफा देखा गया तो जो तीसरी लहर कही जा रही है उसे सीधा सीधा दावत दिया जा रहा है। जी बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कोरोना की तीसरी लहर को यहाँ दावत दी जा रही है, और अभी तो ये भी नहीं पता कि कोरोना की तीसरी लहर का रूप क्या होगा, कितनी भयावह है ये तीसरी लहर होने वाली है। तो एकमात्र जो उपाय नजर आ रहा है वो वैक्सीनेशन ही है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ स्थिति है। देखिए मुस्कान, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार बृहन मुंबई महानगर पालिका की जो टीमें हैं वो वार्ड वाइज वार्ड में जो है कि वैक्सीनेशन सेंटर बना रहे हैं। सीनियर सिटीजन से लेकर के 18 साल के ऊपर के लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे कि एक सप्ताह पहले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार सही तरीके से वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराती है तो महाराष्ट्र पूरी तरह से वैक्सीन से लैस होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। इन गाइडलाइन, इन प्रोटोकॉलों को फॉलो करना होगा, नहीं जो तीसरी लहर की बात कही जा रही है। अगर ऐसी स्थिति में संक्रमण फैलता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। अगर संक्रमण फैलने की बात कहे तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो, नागपुर हो, पुणे हो, औरंगाबाद हो, अहमदनगर हो, हर इलाके में अब सोशल डिस्टेंसिंग के लेके मास्क से लेकर के उन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और यही वजह है कि हालात दिन पर दिन अब फिर कोरोना की तरफ बढ़ रहे हैं। जी मॉल्स और मल्टीप्लेक्स अभी खोले नहीं गए हैं मुंबई में, हमने जैसा जानकारी भी अपने दर्शकों को दी है, उसके बावजूद हालात इस तरह से बन चुके हैं। प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्यों अगर वो सख्ती दिखाएं तो क्या इतना मुश्किल हो रहा है लोगों से नियमों का पालन करवाना? मुरारी, सख्ती नहीं दिखाई जा रही है, यही साफ तौर पर नजर आ रहा है यहाँ पर। देखिए जिस तरीके की लापरवाही देखी जा रही है, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो या फिर कह सकते हैं कि स्लम इलाके में पानी पूरी से लेकर के ओड़े पाव के जो स्टॉल लगते हैं वहां पर जिस तरीके की भीड़ जमा होती है, न तो दुकानदार के हाथ में हैंडग्लोव होते हैं, न तो उनके हाथ में जो है कि मास्क होते हैं, न तो सैनिटाइज की कोई व्यवस्था होती है। और दुकानों पर जो गर्दी होती है, अंदाजा लगाइए कि अगर इन भीड़ भाड़ में एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमण होगा तो संक्रमण की चैन को कितना बढ़ावा देगा। मुस्कान में कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, सुबह का वक्त है, देख सकते होंगे कि यहाँ पर दुकानें लगनी जो है अब शुरू हो चुकी है। लगातार लोगों का आवागमन जो है वो अब शुरू हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में संक्रमण के अगर कुछ होते हैं तो उसका असर क्या होगा, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना कोशिश करेंगे किस तरीके की कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ कोई फॉलो नहीं करता है और ना पुलिस फॉलो कराती है, और लोग अपने हिसाब से काम हमेशा चलता है ना, कोरोना से पहले वैसे सब चल रहा है, कुछ भी नहीं होता है और कोई फॉलो नहीं। शाम को 12 बजे तक दुकानें चालू है, 11 बजे चालू है, कॉलोनी, गणेश नगर, मलाड, सब जगह दुकान चालू है। पुलिस की गाड़ी आती है तो भी कोई बंद नहीं करता और पुलिस ध्यान भी नहीं देती है और कोई मास्क नहीं लगाता। अगर ऐसे में संक्रमण यहाँ जो तीसरी लहर कही जा रही है, बृहन मुंबई महानगर पालिका ने जो तैयारी की है, क्या लगता है आपको कि तैयारी की गई है या वास्तव में सिर्फ बयानबाजी की गई? केवल बयानबाजी है। वो अपने मंच, अपने घर में ऑफिस में बैठ के भाषण देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, रोड पे कोई उतरता नहीं है, पुलिस भी अभी थक गई है, कुछ कार्रवाई नहीं होती। नुकसान देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनका साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं होता है और लगातार जो भीड़ है, जो लोगों का आवागमन है, वो तमाम नियमों के खिलाफ है। और यही वजह है कि संक्रमण अगर तीसरी लहर फैलता है तो एक बार महाराष्ट्र फिर कोरोना की रडार पर होगा, ये कहना गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल मुरारी, सबसे पहले तो पल्लवी बात कर रही हूँ स्टूडियो से, और सवाल ये है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वो इस समय काफी कहर मचा रहा है मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में ही मचा रहा है, तो इसको लेकर सरकार की क्या कुछ खास तैयारियां हैं? एक तो कोविड की थर्ड वेव, उसके अलावा डेल्टा प्लस वेरिएंट के लगातार केस वहां से सामने आ रहे हैं, तो इनको लेकर सरकार तैयार है या फिर पहले की तरह ही हमें अव्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी? जी पल्लवी, देखिए सरकार या फिर बृहन मुंबई महानगर पालिका अपने वादे करती है और कहती है कि चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन जमीनी स्तर पर तब देखा जाता है उसका नतीजा कुछ और भी फैलता है। इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, नए महामारी के
में ये बीमारी आई हुई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सहित बृहन मुंबई महानगर पालिका इस मामले में कोई जागरूकता फैलाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। कहीं पर किसी के अंदर कोई इस बीमारी को लेकर डर नहीं है। रहा कोरोना का पल्लवी, तो कोरोना का डर मुंबई सहित महाराष्ट्र के जो आसपास के जिले हैं, कह सकते हैं पालघर है, न्यू मुंबई है, मीरा भाईंदर है, ठाणे है, यहाँ पर जिस तरीके से नियमों की उल्लंघनाएं हो रही है, आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार सहित बीएमसी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर नियम और प्रोटोकॉल के कोई मायने नहीं रह गए हैं। जी पल्लवी। शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको हमने जानकारी दी कि किस तरीके से मुंबई में भी कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बात सीधी सी है कि लोग अब लापरवाह हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ अगर अनलॉक हो रहा है तो परिस्थितियां ठीक हो गई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोरोना का संकट कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, ये बात हम सबको समझनी होगी। इस बीच तमाम तरह की रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि थर्ड वेव और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो इन तमाम चीजों का हमें ही ध्यान रखना होगा। सरकार सिर्फ नियम निकाल सकती है, नियमों को आप पालन कैसे करना है ये आपके और हमारे ऊपर है। ऐसे में जब अभी भी आप देख लीजिए तस्वीर की किस तरीके से लोग बिना मास्क के खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो पूरी तरीके से लोग भूल ही चुके हैं, और इतनी भीड़ में वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम का पालन करना मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन कम से कम जो चीजें हम कर सकते हैं, जो नियम का पालन हम कर सकते हैं, वो तो हम करें। मास्क हम क्यों लगाना भूल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जबकि बीच में हालात ऐसे हो गए थे कि डबल मास्क लगाने पड़ रहे थे, अब सिंगल मास्क तक चेहरे पर नहीं है। तो ये खतरा आपके और आपके परिवार के लिए ही है। तो ऐसे में मास्क का उपयोग तो कम से कम हम कर लें। इतना नियम अगर हम पालन करेंगे तो भी कोरोना के खतरे से हम बचकर रह सकते हैं। कम हुआ है खतरा लेकिन खत्म नहीं हुआ है। कोविड की सेकेंड वेव के हालात हम सब ने देखे हैं, कितना जबरदस्त खतरा कोविड की सेकेंड वेव का रहा, और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई। एक तरीके से मौत का मंजर हमने देखा है, हमारे देश ने देखा है। उसके बावजूद भी लोग अब सबक नहीं ले रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया जैसे जैसे शुरू हो रही है वैसे वैसे लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। कोरोना के नियमों का कोई पालन नहीं कर रहा है। व्यापारियों की भी अपनी मजबूरी है, उन्हें अपना व्यापार चलाना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों का व्यापार ठप हो चुका है। लेकिन नियमों का पालन हम कर सकते हैं तो उनका पालन हम जरूर करें। और दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं वहां की परिस्थितियां बताने के लिए। राजीव, दिल्ली के तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। दिल्ली वासी तो लग रहा है कि भूल ही गए हैं कि कोरोना की सेकंड वेव में उन्होंने क्या कुछ देखा था। अभी हम देख रहे हैं सब्जी मार्केट हो, फल मार्केट हो, वहां पर जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। आखिर सबक क्यों नहीं ले रहे हैं दिल्ली वासी? और अब मुझे लग रहा है कि केजरीवाल सरकार भी सुस्त पड़ गई है, कोई सख्ती नहीं, प्रशासन की कोई सख्ती नहीं, आखिर क्यों? जो कोरोना की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, मतलब जिस तरीके से दूसरी लहर के अंदर देखने को मिला वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था। तो कहीं ना कहीं जो वायरस का खतरा बना था वो कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही की थी और सरकारों की लापरवाही की थी। मगर बात करें अब कहीं ना कहीं जो अनलॉक किया गया और उसके बाद में जो बाजारों के अंदर भीड़ देखने को मिल रही है, जनता बिल्कुल लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा नहीं बना रही है और यहाँ तक की मास्क नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर हम सदर बाजार के अंदर खड़े और यहाँ पर भी लगातार ऐसे लोग बाग दिख रहे होंगे जो आपको, जो लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, मास्क ही नहीं यूज कर रहे हैं। यही कहीं कहीं जो अधिकारी होने चाहिए बाजारों के अंदर वो नहीं दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। मतलब कुछ लोग खड़े हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि भाग्य में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा नहीं कर रहे हैं और मास्क तक का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या आप लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा है या फिर चाहे मास्क वो क्यों नहीं लगा रहे लोग? बात तो मकसद यही है आपका कोशिश करते भी है लोग वो करके, लेकिन जो भी बहुत कम है सोशल एरिया है। हाँ आज से कुछ लोग सिस्टम लगाते हैं, कई लोग लगाते रहते हैं। हम मार्केट वाले मास्क की बात लगाते देखते हैं, लेकिन हम अपनी जॉब की पूरा जान सकते हैं। उनको लगता है बचा भी तो लोगों को जागरूक होना चाहिए ना तीसरी लहर से बचने के लिए। तो ऐसे हमारा कोई क्या बिगाड़ देगा? तो आवाज से ज्यादा तो ताला का मंजूर है, जो भगवान का मंजूर है वैसे मिलेगा, उसके साथ हम सुरक्षित नहीं कर सकते। आप समझा सकते हैं। तो देखा आपने कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जरूर है,
कि जनता जो है वो अभी भी लापरवाही करती जा रही है। मतलब लोगों की अपनी अपनी धारणा है कि उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको वायरस नहीं लगेगा, मगर जब उनको लगेगा तो कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है यानी बच्चों को बचाने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं नाकामी साबित होती नजर आएगी। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ढील दी जा रही है लोग भी लापरवाही बरतते जा रहे हैं राजीव, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बात हम दिल्ली की कर रहे हैं तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर वहां पर क्या कुछ स्थिति है। वैक्सीनेशन ही अब एकमात्र उपाय नजर आ रहा है जो कि कोरोना की तीसरी लहर की भयावहता को कम कर सकता है। यहाँ पर बात करें वैक्सीनेशन की तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास बार बार वैक्सीन खत्म हो रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से फिर गुहार लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। मतलब आप जनता से ही जानना चाहते हैं क्या जनता यही समझ रही है कि जो दिल्ली सरकार कह रही है वो सच है या केंद्र सरकार वाकई में ही वैक्सीन की कमी करती नजर आ रही है। सर ये आप जान जाएगी कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी हो रही है, क्या लगता है कि वाकई में वैक्सीन कमी हो रही है? कमी लोगों को और कब आ जाए शुरू में वैक्सीन बन रही वैक्सीन अच्छे खा रही थी, लोग लापरवाह। जब लोगों ने देखा हमारे साथ ये केस हो रहा है तो सबसे सब इकट्ठे आ गए, तो सरकार भी क्या करे, कितनी वैक्सीन कितनी अन्य परेशानी आ रही है बाकी जल्दी। अब ये तो जैसे सरकारी आंकड़े हैं, इससे आम पब्लिक क्या करे? सरकारी आंकड़े जब पीएम हुआ था ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। हम लोग पूरा परिवार हमारा जागरूक लोग हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवा दी है, क्या धूप में खड़े होकर लगवाई, लेकिन जरूरी चीजें तो लगवाई। देखा आपने कहीं ना कहीं जनता जो है कहीं ना कहीं जागरूक होती नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल राजीव, एक बात तो साफ है, अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन है वापस लौट सकता है। अगर लोग नहीं माने, लोगों की लापरवाही ऐसे ही जारी रही तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि एक बार फिर से कोई कर्फ्यू लगा दिया जाएगा या प्रतिबंध फिर से जारी कर दिए जाएंगे? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें तीसरी लहर यानी कि जो बच्चों को बचाने की जो कोशिश होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं अब जनता की तरफ से लापरवाही किस तरीके से है। बाजारों के अंदर लगातार भीड़ है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है और जहाँ तक कि मास्क तक का नहीं लगाया यूज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर समय से पहले ही दिल्ली के अंदर आ सकती है और इसी को लेकर दिल्ली सरकार जिसकी कोशिश कर रही थी वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आएगी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जिस तरीके से दूसरे लॉकडाउन के अंदर की कहीं ना कहीं देखने को मिला था दूसरी लहर के अंदर की, तो इस समय से पहले कहीं ना कहीं लॉकडाउन नहीं लगाया गया था और जिसकी वजह से तो दूसरी लहर थी वो कहीं ना कहीं काफी हद तक बढ़कर आई थी, क्योंकि जो आंकड़े आए थे दिल्ली के अंदर वो कहीं ना कहीं 28,000 के करीब आए थे। मगर आप जब बात करें तीसरी लहर की तो तीसरी लहर के लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली के जो अधिकारी होने चाहिए, जो बाजारों के अंदर होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं सख्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर लोग बात भी सख्ती करते हुए अपने ऊपर नजर आएंगे। जी बिल्कुल, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी सुस्त हो गए हैं और उसी का नतीजा ये है कि जगह जगह मार्केट जो है एक बार फिर से भीड़ उनमें लगने लगी है। अभी बीच में जानकारी ये भी आई थी कि लाजपत नगर जैसे कई मार्केट बंद कर दिए गए हैं, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या सिर्फ एक ही दिन के लिए वो बंद किए गए हैं या फिर ज्यादा समय उनका बढ़ा दिया गया है? देखिए बिल्कुल बताएं जिस तरीके से बात करें मार्केटों की, तो मार्केटों के अंदर जब लगातार कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से दिल्ली के लक्ष्मी नगर की बात करें, लाजपत नगर मार्केट की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया था, जैसे कि मार्केटों को बंद कर दिया गया था, मगर दोबारा से मार्केटों को खोला गया क्योंकि मार्केट के जो अधिकारी थे वो यही कह रहे थे उनको जानकारी नहीं थी कि मार्केटों में कितनी भीड़ हो रही है, मगर कहीं ना कहीं ये लिपअप होती थी। मगर जनता जो है कहीं ना कहीं ये समझनी चाहिए कि तीसरी लहर से बचना है तो वायरस का खतरा जो है वो भीड़ के अंदर ही ज्यादा होगा और भीड़ से ही बचना है जनता को। मगर देखना होगा कि लगातार जिस तरीके से बाजारों के अंदर भीड़ बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी और देखना होगा तीसरी लहर से जनता कब तक अपने आप को बचा सकती है। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। कोविड-19 की दूसरी लहर ज्यादातर राज्यों में मंद पड़ गई है, हालांकि कुछ राज्य अब भी दूसरी लहर के बीच में हैं और जिन इलाकों में कोविड-19 की जांच में 10% नमूनों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है वहां पाबंदियां लगानी होंगी। वहीं हम आपको बता दें कि महामारी की और टीकाकरण की स्थिति जो है अभी भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी होने की जरूरत है। चलिए अब अपने मुद्दे का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं और हम लगातार बात कर रहे थे कि कैसे लोगों की लापरवाही अब उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर एक बार फिर से लोग लापरवाह बेपरवाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका आने वाले समय में असर जरूर नजर आएगा। गोरखपुर से हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे कि किस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। माफ कीजिएगा, अयोध्या से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अभी
अयोध्या की अगर हम खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब उत्तर प्रदेश को अनलॉक कर दिया है, जहां पर देखा जा रहा है लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मुंह पर मास्क नहीं लगा रहे हैं, और जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि अभी कोरोना केस खत्म नहीं हुआ है, अभी केस से जो है कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो भी कोरोना का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पालन दिखाई दे रहा है, बाजारों में भी काफी भीड़ दिखाई दे रही है पल्लवी। बिल्कुल, और वहां पर तो अभी ब्लॉक प्रमुख चुनावों के लिए भी हम देख रहे हैं जगह जगह कुछ नहीं तो दंगे ही हो जा रहे हैं, दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, स्थितियां वहां ज्यादा खराब हो रही हैं, तो ऐसे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चुनावों के मद्देनजर अभी भीड़भाड़ यूपी में ज्यादा नजर आ रही है। गौरव, देखिए पल्लवी, अगर हम चुनाव को लेकर के बात करें, जिस तरीके से देखा जाए कि प्रत्याशियों की भीड़ और उनके समर्थकों की भीड़ भी रहती है और तमाम प्रकार की जो दंगाएं होती है, अभी अयोध्या में भी आपने देखा कि जिस तरीके से एक सपा के जो है नेता से प्रशासन की भिड़ंत भी हो गई है, तो कहीं ना कहीं तमाम प्रकार से कानून व्यवस्थाएं भी यूपी में बिगड़ती हुई नजर आ रही है और कोरोना वायरस का पालन भी नहीं किया जा रहा है पल्लवी। बिल्कुल, तो सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही? सवाल तो यही है गौरव, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? क्या उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाना है? और चलिए सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, कम से कम उसका पालन तो करवाया जा सकता है। गौरव, देखिए, अगर हम अयोध्या की बात करें तो यहाँ के जो जिला अधिकारी और एसएसपी है, उन्होंने पुलिस प्रशासन को जो है आदेश दिया है कि लोगों को कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं और मास्क का पालन कराएं, और इसके लिए जो है लोगों का चालान भी हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम सरकारी कार्यालयों की बात करें या थानों की बात करें तो वहाँ पर भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की धज्जियां उड़ाई जा रही है पल्लवी। बिल्कुल, और चुनावों के कारण लग रहा है कि ज्यादा कोई ठोस कार्रवाई की भी नहीं जा रही। गौरव, देखिए, चुनाव जिस तरीके से है, इस समय जो है 2022 में भी चुनाव नजदीक आ गया है और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का ऐलान भी घोषणा कर दी गई है, तो तमाम प्रकार से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव देखा जा रहा है, उसको लेकर के कहीं न कहीं कोरोना की पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई जा रही है और पुलिस प्रशासन भी इसको रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। बिल्कुल, बस वगैरह की अगर हम बात करें, लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आवागमन कर रहे हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है इस समय? गौरव, देखिए, अगर हम देखें जिस तरीके से चाहे टेम्पो की बात करें या बसों की बात करें, तो लोगों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मुंह पर मास्क भी नहीं लगाया जा रहा है। अगर जो बाजार में लोग जा रहे हैं वो भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पल्लवी, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से धर्म नगरी अयोध्या में कोरोना का पालन किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से अयोध्या में किस तरीके से कोरोना का पालन किया जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है जो तीसरी लहर है काफी खतरनाक होगी, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के मुंह पर मास्क नहीं दिख रहा है। ये बताइए, कोरोना को कैसे रोका जा सकता है? पूरे देश पर आई है, इसके लिए हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। उससे पहले हम सरकार के शुक्रगुजार हैं कि इतना वैक्सीनेशन इतने युद्ध स्तर से किया जा रहा है, उसको सब लोग लगावे और जो दिशा निर्देश किया जा रहा है, मास्क, उचित दूरी, इसका पालन करें और इसी से हम लोगों का तीसरी लहर से सुरक्षा। जिस तरीके से हम देखें, चाहे सरकारी कार्यालयों की बात करें या थानों की बात करें या तहसीलों की बात करें, फरियादी बिना मास्क के ही एंट्री कर जा रहे हैं। क्या ऐसे में कोरोना वायरस को कैसे रोका जाता है? ऐसे में कहीं न कहीं जो स्थिति अब सामान्य हो गई है वो भयानक होती नजर आएगी, तो इसमें रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। जी, ये बात आपकी सही है। इसमें दूसरी लहर इसलिए आई है, उसका हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। पहली लहर में लोग सोचे ही कोरोना समाप्त हो गया, दूसरी लहर आई, काफी लोग मरे। और तो पल्लवी, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का भी आरोप है कि चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का जो खतरा है वो काफी भयानक हो सकता है और जो बताया जा रहा है, WHO ने साबित किया है कि जो तीसरी लहर होगी वो काफी खतरनाक होगी और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना होगा। पल्लवी, बिल्कुल, वैक्सीनेशन को लेकर आपसे आखिरी जानकारी हम चाहेंगे, वहां पर वैक्सीनेशन की क्या कुछ स्थिति है? क्या कैंप लगातार लग रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए?
देखिए पल्लवी, अगर हम वैक्सीन को लेकर के बात करें तो अयोध्या में चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उसके साथ साथ गांव में भी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। और लोगों में जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जागरूकता का अभाव था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन काफी तेजी से चलाया जा रहा है और लोग उत्सुक भी हो रहे हैं कि कोरोना वायरस को हराने के लिए वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। लेकिन एक तरफ वैक्सीनेशन हो रहा है, एक तरफ लोगों के मुंह में मास्क नहीं दिख रहा है। अगर शादी विवाह की बात करें तो वहां पर 50% लोगों को जाने के लिए अनुमति है, लेकिन काफी भीड़ देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन के साथ लोगों को एक जिम्मेदारी बरतनी होगी कि लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम प्रकार के जो निर्देश दिए गए हैं उसका भी पालन किया जाए। पल्लवी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए। तो अयोध्या की तस्वीरें भी आपने देख ली हैं, वहां पर भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। पूरे देश में अभी एक ही तरह की स्थिति बनी हुई है और ऐसा नहीं है कि पूरे देश से कोरोना जा चुका है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो अभी भी कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में हैं, बावजूद इसके हम सबक नहीं ले रहे हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़े थे गौरव, उन्होंने जानकारी दी कि वैक्सीनेशन तो हो रहा है लेकिन लोग लापरवाह भी हो रहे हैं, वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ये सारी बातें बताने के लिए काफी हैं कि हम बेपरवाह हो गए हैं और कोरोना की तीसरी लहर को हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं। खैर, ये तो देखने वाली बात रहेगी कि इन हालातों के बीच जो स्थानीय प्रशासन है वो कितना सख्ती बरतता है, जो राज्य की सरकारें हैं वो अपने राज्य के लोगों को किस तरीके से समझा पाती हैं, कोरोना की तीसरी लहर से कैसे लोगों को बचा पाती है, ये तमाम चीजें देखने वाली रहेंगी और भविष्य के गर्त में भी है। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर जो अभी भीड़ नजर आ रही है और जो पर्यटन स्थल है वहां पर जो भीड़ अभी नजर आ रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है। और ये जिम्मेदारी किसकी है ये हमें सोचना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी अगर सरकारों की है, प्रशासन की है, तो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। हम किस तरह से खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद को बचाएंगे तो हम अपने परिवार को बचा पाएंगे और अपने देश को बचा पाएंगे। तो ऐसे में सभी नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, नियमों का पालन करना होगा और तभी जाकर हम कोरोना की तीसरी लहर से बच पाएंगे। और कोरोना की तीसरी लहर आएगी ऐसा हर कोई दावा कर रहा है, खासकर भारत देश के लिए हमेशा ये दावे किए जाते रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में लेगी और काफी भयावह होगी। ऐसे में इस लहर को हम खुद आमंत्रित करते हुए अभी नजर आ रहे हैं। तो खतरे के बाद भी लोग सबक लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, जगह जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं जो कि हमें जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहां पर लोग लापरवाह हो गए हैं, किसी तरह के कोई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है लोगों की तरफ से। तो ये चिंता बढ़ाने वाली बात है और सबक हमें लेना होगा, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान मौत का मंजर हम सभी ने देखा है। और इंदौर से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गणेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे इंदौर के बारे में, वहां किस तरह के हालात हैं, कोविड प्रोटोकॉल की अगर हम बात कर लें तो लोग कितने सजग हैं नियमों का पालन करने के लिए? देखिए पल्लवी, सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें या इंदौर में बात करें तो कोरोना की जो दूसरी लहर की भयावहता थी वो सबने देखी है। किस कदर कोरोना ने त्राहिमाम मचाया था, किस कदर लोगों की यहाँ पे परिवारजनों ने अपने अपनों को गंवाया था और तमाम अनियमितताएं भी देखने को आई। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार सरकार और जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार लोगों को चेता रहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना जो है अभी कम आंकड़े जरूर आ रहे हैं लेकिन गया नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तमाम जो है सजगता की बात करें पल्लवी, जो आपने प्रश्न किया है, अगर उन प्रश्नों का अगर बात करें तो अभी भी लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। लगातार सरकार चेता रही कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर से भी भयावह होती नजर आ रही है। लेकिन जब से लोगों ने किस कदर जो है वैक्सीन लगवा ली है, वैक्सीन लगवाने के बाद लोग जो है पूरी तरह से उनके मन से जो है अंदर से डर कोरोना का खत्म हो चुका है और ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना अभी है ही नहीं है। इस कदर लोग जो है बेपरवाह नजर आ रहे हैं। इंदौर की बात करें, इंदौर के ऐसे कई बाजार है, चाहे वो छप्पन बाजार हो, सराफा बाजार हो या फिर अन्य बाजार हो, लोग जो है बगैर मास्क के अभी भी दिखते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर आए थे और उन्होंने यह स्पष्ट प्रशासनिक अधिकारियों को दिया है कि बगैर मास्क के या फिर जो लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं, ऐसी अगर कोई भी अनियमितताएं पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और एक बार फिर जो प्रशासन जो है दूसरी लहर के बाद जो अनलॉक हुआ था, अनलॉक के बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई पूरी तरह से रोक सी दी थी और तमाम जो है लोग बेवजह जो है बगैर मास्क के नजर आ रहे थे। और शादी ब्याह की बात करें तो वहां पर भारी भीड़ जुटाई जा रही थी। जो प्रशासन की गाइडलाइन थी 50 लोगों को शादी में बुलाया जा सकता है, ऐसे में वहां पर 100 लोगों 150 लोगों को आमंत्रित किया जा रहा था। लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्पष्ट और दखल अंदाजी के बाद अब
प्रशासन जरूर एक बार फिर नींद से जागा है और प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो नगर निगम की टीम हो या पुलिस प्रशासन हो, अब चौराहों पर खड़े होकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। वहीं पर अगर जो दुकानें हैं उनकी बात करें तो अगर वहां पर किसी तरह से ऐसी भीड़ या अनियमितताएं देखी जाती है तो वहां पर भी कार्रवाई। आम जनता की बात करें तो हालांकि आम जनता, इसके पहले जरूर आम जनता ने जागरूकता दिखाई थी, लेकिन जब से वैक्सीन लोगों को लगी उसके बाद से ही बेपरवाह नजर आ रहे थे और लोग जो है बड़ी तादाद में इन नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। क्योंकि अभी कोरोना की तीसरी लहर की भयावहता को लेकर सरकार जो है पूरी तरह से अब तमाम जो अनियमितताएं देखने को आई थी, चाहे बेड को लेकर हो या ऑक्सीजन को लेकर हो, उन कमियों को दूर करने के लिए प्रशासन हालांकि और स्वास्थ्य विभाग और सरकार अभी तक पूरी तरह से अब लग चुका है। लेकिन अब इसमें सबसे ज्यादा अगर जागरूकता की जरूरत है तो वो है आम जनों में है। लेकिन आमजन अभी भी कोरोना की दूसरी लहर को मंजर देखने के बाद भी हालांकि बेपरवाह नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर अगर इसी तरह बेपरवाह नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक जो है वो स्वयं ही चुनौती दे रहे हैं। जी बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कोरोना की तीसरी लहर को हम खुद ही आमंत्रित कर रहे हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब अगली खबर का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। भारत की देसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के लिए अच्छी खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी का इंतजार कर रही कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को WHO की चीफ साइंटिस्ट ने भी असरदार माना है और इसकी जमकर तारीफ की है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने गुरुवार को ये कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल का डेटा अच्छा लग रहा है, जैसा कि कोवैक्सीन WHO की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। स्वामीनाथन ने कहा कि प्री सबमिशन बैठक 23 जून को हुई थी और अब उसके ट्रायल के डेटा पैकेट को इकट्ठा किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा अच्छा है। उन्होंने वेरिएंट को भी देखा है। कुल मिलाकर इसकी प्रभावकारिता काफी अधिक है। हालांकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावशीलता कम है, मगर फिर भी यह काफी अच्छा है। वैज्ञानिक ने आगे कहा कि कोवैक्सीन की सुरक्षा प्रोफाइल अब तक WHO के मानकों को पूरा करती है। मई में भारत बायोटेक ने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए WHO के पास आवेदन दिया था और कहा गया था कि वैक्सीन को जुलाई-सितंबर तक सूची में शामिल किया जा सकता है। 23 जून को WHO और भारत बायोटेक के बीच एक प्री सबमिशन मीटिंग हुई। एक बार भारत बायोटेक कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का पूरा डेटा जमा कर देता है तो डोजियर पूरा हो जाएगा और फिर संगठन इसकी समीक्षा करेगा। तो कोवैक्सीन को लेकर ये अच्छी खबर इस समय सामने आ रही है। भारत बायोटेक के लिए भी ये अच्छी खबर है। कोवैक्सीन को अब WHO ने भी काफी प्रभावशील माना है। ऐसी जानकारी इस समय मिल रही है कि चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोवैक्सीन के प्रभाव को काफी अच्छा माना है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही WHO से इसे मान्यता मिल जाएगी। ग्लोबल अप्रूवल अब जल्द ही मिल जाएगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अप्रूवल मिल सकता है। इसे हैदराबाद स्थित कंपनी भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर तैयार किया है। इस वैक्सीन को WHO की चीफ साइंटिस्ट ने भी असरदार माना है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोवैक्सीन के ट्रायल का डेटा संतोषजनक लग रहा है। इसके बाद से ही कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बता दें कि स्वामीनाथन ने यह भी बताया है कि भारत बायोटेक और WHO के बीच प्री सबमिशन मीटिंग 23 जून को हुई थी और अब उसके ट्रायल के डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर कम असरदार है, इसके बावजूद यह काफी हद तक कारगर साबित हुई है। इस वैक्सीन की ओवरऑल एफिकेसी काफी ज्यादा बताई जा रही है। भारत बायोटेक ने पिछले शनिवार यानी कि 26 जून को वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल का डेटा जारी किया था। इसमें बताया गया था कि कोवैक्सीन सिम्प्टोमेटिक लोगों पर 77% तक असरदार है और इसमें यह भी जानकारी दी गई थी कि गंभीर लक्षणों वाले मामलों के खिलाफ भी यह वैक्सीन 93% तक असरदार है। हालांकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा देने के मामले में इसकी एफिकेसी सिर्फ 65% साबित हुई थी, लेकिन फिर भी ये काफी बेहतर है। WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में महामारी जैसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में हेल्थ प्रोडक्ट की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को जांचा जाता है। तो अगर कोवैक्सीन की हम यहाँ बात कर लें तो उस समय कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कोवैक्सीन को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि WHO की चीफ साइंटिस्ट ने इसे काफी असरदार माना है। तो ऐसे में इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए जहां एक और कोरोना टीकाकरण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं वायरस के नए वेरिएंट पर वैक्सीन का असर भी कम होने लगा है। अभी तक सरकार दावा कर रही थी कि कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार है, लेकिन पहली बार वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन में साबित किया है कि बीटा और डेल्टा वेरिएंट पर देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन जो है कम असरदार है, लेकिन फिर भी ये बेहतर है। अब देखना यही रहेगा कि कोवैक्सीन को कब तक WHO की तरफ से मंजूरी मिल पाती है, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसको अप्रूवल जल्द ही मिल जाएगा। इस वैक्सीन को WHO के चीफ साइंटिस्ट ने भी असरदार माना है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोवैक्सीन के ट्रायल का डेटा संतोषजनक लग रहा है। इसके बाद से ही कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। और डॉक्टर आर के तुले इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी मसले पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर आर के तुले, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सवाल सीधा सा है सर, कोवैक्सीन को लेकर अब ये बात सामने निकल कर आ रही है कि WHO की अप्रूवल इसे जल्दी मिल सकती है, क्योंकि WHO की जो चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने ये बात कही है कि इसका फाइनल जो ट्रायल है उसका असर काफी अच्छा नजर आ रहा है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया तो चाहूंगी, और ये भी जानना चाहूंगी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर ये कितनी असरदार है सर। तो हम सारा देश, क्योंकि कोवैक्सीन एकमात्र हमारी इंडिजिनस वैक्सीन है, तो सारा भारत का गर्व इसके ऊपर इंतज़ार कर रहा है कि किस दिन कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संस्थान की मान्यता मिलेगी। और ये बहुत एक अच्छी खबर है, और इससे हमारे देश की जो क्षमता है, वैक्सीन क्षमता है, वो भी बढ़ेगी। और इस कोवैक्सीन को हमारे देश में कई और फैक्ट्रीज में इसका उत्पादन करके और टोटल देश की वैक्सीन की जो उत्पादन समक्षता है वो बढ़ेगी। तो एक बहुत अच्छी खबर है। और जहाँ तक डेल्टा वेरिएंट का सवाल है, ये जो इसके ऊपर शोध चल रहा है, तो ये शोध आएगा तो उसके साथ ये रिपोर्ट भी साथ ही आ जाएगी। पर फिर भी इस माध्यम को, इस मौके को लेते हुए मैं अपने देशवासियों से यही विनती करूंगा कि कितनी भी वैक्सीन आ जाएं, कितनी भी डोज वैक्सीन की लग जाएं, परंतु जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हमें सबसे ज़्यादा सक्षम एक ही उपाय है इस महामारी को से बचने का और इस महामारी को ख़त्म करने का। इसके लिए वही अपनी मास्क लगा के रहें, और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड है, ये भी एक सोशल जो शब्द है, कहते हैं मन की दूरी। हमें मन की दूरी नहीं, हमें तन की दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग शब्द भी गलत है। इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग अगर करा जाए, शारीरिक दूरी की जरूरत है, ना कि मानसिक दूरी। लोगों से मानसिक दूरी की जरूरत है। तो ये शब्द भी सारी दुनिया हालांकि इसको इस्तेमाल कर रही है, पर एएनबी टीवी के माध्यम से हम ये एक शुरुआत करें दुनिया भर को कि हम शारीरिक दूरी की जरूरत है जी। और इसके साथ अपनी जो हाइजीन सैनिटेशन है उसका ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम अपनी सेहत का स्वास्थ्य रखें। हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ होगा, हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी अपने आप सक्षम होगी, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि हमें एक प्राकृतिक कवच मिल जाएगा, जो कि ना कि कोविड या कोविड के आने वाले वेरिएंट्स, बट दुनिया भर के जितने कीटाणु हैं उससे हमें यही जो रोग प्रतिरोधक है, जो हमारा अपना प्राकृतिक कवच है, जो कि हमारी सेहत के ऊपर, और ये सेहत पाने के लिए हमें अपनी वैदिक जीवन शैली को अपनाना होगा। इससे हमारा खान पान अच्छा हो, हम विश्राम अच्छे करें, रोज योग इत्यादि करें, और अच्छी थोड़ी एक्सरसाइज भी करें, और साथ के साथ अच्छे कर्म करें।
ये सर, सब चीजें मिलके हमारी कोविड की सेल का थर्ड वेव उद्धार को करती लेकर हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अलग-अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है और हर रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी ही भारत में। अभी हाल ही में हाँ। एसबीआई की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये बात कही गई थी कि अगस्त या सितंबर तक कोविड की थर्ड वेव आ जाएगी। अलग-अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर तक आएगी। तो आपका जो आकलन है वो क्या कह रहा है? ये सब अनुमान है, आप ही जी। कह रहे हैं। कोई कहता है अगस्त, कोई कहता है अक्टूबर, कोई जी। कहता है दिसंबर। तो मैं ये अनुमान लगाने के बिजनेस में नहीं हूँ। ओके, जी। मैं तो एक होलिस्टिक फिजिशियन, एक संपूर्ण चिकित्सक होते हुए कभी भी आए, हम तो चाहेंगे कभी आ ही ना पाए, हम्म। पर इसके लिए देश भर को मिलजुल के सक्षम होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। हर नागरिक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम ये ना कहें कि सरकार ने क्या किया या सरकार क्या नहीं कर पाई। सरकार की इच्छाएं बिल्कुल संपूर्ण हैं, परंतु जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी है। हर बिल्कुल। देशवासी अपनी जिम्मेदारी ले, परिवार और हमारा समाज इकट्ठा मिलके ये एक देश, जैसे मोदी जी कहते हैं, एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली। जब हमारा अपना स्वास्थ्य, हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारा रोग प्रतिरोधक स्वस्थ होगा, हमारा जो एक प्राकृतिक जो हमारा ढाल है वो स्वस्थ होगा, तो कोई कोरोना आ जाए, कोरोना का कोई बाप आ जाए, कोरोना का कोई म्यूटेंट आ जाए या वेरिएंट आ जाए, ये हमारा कवच इस सब को हमारे पास नहीं खटकने देगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार की निष्ठा हमारे देशवासियों को करनी होगी और दुनिया को दिखाना होगा, दुनिया को सिखाना होगा कि भारत की जो अपनी स्वास्थ्य प्रणाली है, जो हमारी वैदिक प्रणाली है, योग और आयुर्वेद के निर्धारित, उसको हम किसी भी बीमारी को, महामारी को पिछाड़ सकते हैं। और इसके साथ जब हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता होगी तो जितनी कोमॉर्बिडिटीज हैं, जितने अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन हैं, म्यूकोरमाइकोसिस इत्यादि, कोई पास खटक नहीं पाएगा। और जितनी हमारी कोमॉर्बिडिटीज हैं वो भी धीरे धीरे घटने लगेंगी और हमारा देश एक स्वास्थ्य देश, एक आरोग्य देश, एक आयुष्मान देश होके उभरेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्दों में यही एक आत्मनिर्भरता का उपाय है। बिल्कुल सर, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, मिलजुल के इस अभियान में जुड़ जाए। कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर इस समय जो है हम स्थितियां ये देखते हैं कि लोगों को पता है कि कोवैक्सीन को अभी अप्रूवल नहीं मिला है WHO से, तो ज्यादातर लोगों की जिद रहती है कि हमें कोविशील्ड लगाइए। तो ये कितना जरूरी है कि हम लोगों को जागरूक कर पाएं? इसके जो इनिशियल अप्रूवल तो आई, तभी तो इसको, जिस प्रकार कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज के लिए मान्यता मिली, उसी प्रकार कोवैक्सीन को भी मिली हुई है। ये तो मैं कहूँगा शायद क्योंकि कोवैक्सीन भारत में बनी है, तो कुछ देश की जो दूसरी कंपनियों में कोई राजनीति की वजह से इसको देरी कर दी गई है। मेरे विचार में कोवैक्सीन मिल नहीं रही थी। जब मुझे अपनी वैक्सीन लगाने का मौका आया तो मेरे को कोविशील्ड को प्राथमिकता देनी थी, मगर मिल नहीं पाई और मुझे कोवैक्सीन मिल नहीं पाई, इसलिए मुझे कोविशील्ड लगानी पड़ी। तो ये मेरी मर्जी के बिना था। तो मैं नहीं सोचता कोई ऐसी लोगों को आपत्ति होनी चाहिए कि कोविशील्ड को मान्यता नहीं है। और सच्चाई ये भी है कि इस समय देश में लगभग अगर कोविशील्ड 90% लोगों को लग रहा है, तो कोवैक्सीन तो मात्र 10 ही लोगों को प्राप्त हो पा रही है। तो ऐसी कोई इसमें घबराने की बात नहीं। बिल्कुल, वैक्सीन को लेकर भ्रामक स्थितियां बहुत रही हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के बयान भी आए हैं लोगों के, तो वो स्थितियां थोड़ी भ्रांति वाली ज्यादा हो गई हैं, इसलिए अभी भी लोग डरते हैं। हम देख पा रहे हैं सर, यूपी के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती भी है वैक्सीन लगाने के लिए, तो लोग घरों से बाहर ही नहीं निकलते। और जबकि ये बहुत जरूरी है कि थर्ड वेव से पहले हम लोगों को ज्यादा वैक्सीनेट कर दें, तो जागरूकता कौन फैलाएगा? अभी तो सिर्फ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं सर। आप है ना जागरूकता के माध्यम, आपसे बड़ा माध्यम कौन हो सकता है जी। और जब तक वैक्सीन आती है तब तक लोग अपना स्वास्थ्य सुधारने की होड़ में लग जाएं। जैसे मैंने कहा, घर घर, गांव गांव
और प्रांत प्रांत सब जगह लोग अपनी सेहत का ध्यान करने में जुट जाएं कि वैक्सीन तो लगने में पता नहीं कितने महीने लगेंगे। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ही बहुत लिमिटेड है हमारे देश की आबादी को देखते हुए, परंतु ये जो हमारी वैदिक स्वास्थ्य क्रिया है जिसको सब लोग जानते हैं, उसको हम अपनाएं और उसको हम एक्टिवली करें और अपने हर गांव में, हर समाज में एकजुट बना के इसकी रोजाना 2 घंटे लोग मिलके अपनी सेहत सुधारने का अभियान शुरू करें। इसके लिए ना हमें कोई वैक्सीन की जरूरत, ना कोई खर्चे की जरूरत, और अपनी सेहत को सुधारें। ग्रामीण इलाकों की स्थिति अभी आप क्या देख रहे हैं सर? वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात कर लें या लोगों की खुद की इम्यूनिटी की हम बात कर लें, वो कितनी अच्छी आपको नजर आ रही है? और वैसे ऐसा होता है कि ग्रामीण इलाकों की इम्यूनिटी जो वहां के लोगों की है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है बजाय शहरी इलाकों के। बिल्कुल, मैं तो इस चीज को बहुत दिनों से दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में लगा हूं कि देखिए, अमेरिका जैसा और इंग्लैंड जैसा जो समृद्ध देश है, जहां की जो स्वास्थ्य प्रणाली है एकदम सक्षम है, उनको हम कॉपी करते हैं। कहते हैं देखिए अमेरिका में, इंग्लैंड में इतने आबादी के ऊपर इतने डॉक्टर हैं, इतनी आबादी के लिए इतने बेड्स हैं या इतने वेंटिलेटर्स हैं, पर उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वहां पे इन्फेक्शन का रेट है जो, और जो डेथ रेट है वो भारत से 6 से 8 गुना ज्यादा है जी। हमारे यहाँ इतनी सीमित उपलब्धियां होते हुए भी हमारे देश ने दुनिया को कर दिखाया है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, ये हमारी वैदिक सोच, हमारी वैदिक जो जीवन शैली है, उसी के कारण है। अमेरिका जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश जो कि 50-60 गुना से भी ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खर्च करता है, बिल्कुल उन पे इस रोग आक्रमण की और मौत की जो दर है हमसे 6 से 8 गुना ज्यादा है। तो हमें अपने स्वाभिमान के साथ अपनी वैदिक प्रणाली को अपनाते हुए, तो मेरी तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और जितने प्लानर्स हैं, उनसे भी ये मैं आग्रह करूंगा कि ये वेस्टर्न कंट्रीज की होड़ को छोड़िए और अपनी प्रणाली को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, हमारी भी अपने दर्शकों से कुछ ऐसी ही अपील है कि अपनी वैदिक प्रणाली को हमेशा अपना कर रखिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, इतनी अहम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो आपको बता दें कि कोवैक्सीन को जल्द ही अप्रूवल मिल सकता है, ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।